नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दोपहर 2 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात कोरोना के संक्रमण के शिकार सीआईएसएफ के 11 जवानों में 6 जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीआईएसएफ के 5 जवानों का इस वक्त इलाज चल रहा है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेजे गए सीआईएसएफ के 142 जवानों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो बाकी 5 जवानों का इलाज चल रहा है। सीआईएसएफ के 6 जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये एक राहत की खबर है। और 142 जवान जिनको क्वारंटीन किया गया था एहतियात के तौर पर, उन सभी जवानों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुंबई से आ रही है, मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के ये जवान तैनात हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात कोरोना के संक्रमण के शिकार सीआईएसएफ के जो 11 जवान हैं, उनमें से 6 जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही 142 जवान जो क्वारंटीन में रखे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में महाराजगंज के एक पुलिस थाने में 2 व्यापारियों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला जमीन पर बैठे एक व्यापारी को बेल्ट से पीटता दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया गया कि 2 पक्षों की मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों व्यापारियों को थाने बुलाया था। आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने दोनों व्यापारियों से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और रुपए नहीं देने पर दोनों को बुरी तरह पीटा गया। थाने में व्यापारियों की पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद महाराजगंज के एसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड करके मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो थाने के सिपाही पर पिटाई का आरोप है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल 2 व्यापारियों के बीच में एक मामला चल रहा था और 2 पक्षों की, और ये देखिए, ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसके भीतर भी पिटाई हो रही है। दरअसल 2 पक्षों की मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों व्यापारियों को थाने बुलाया था और किस कदर मारा गया है व्यापारी को, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जिस सिपाही ने मारा था उस आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया गया है। चोट के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लॉकडाउन के समय मुंबई पुलिस दिन रात ड्यूटी में लगी है। ऐसे में कुछ स्टूडियो और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्म और सीरियल में कलाकारों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैनिटी वैन पुलिस को दे दी है, ताकि बढ़ती गर्मी में कोई भी पुलिसकर्मी उस वैनिटी वैन में आराम कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की इस पहल ने उन पुलिस वालों को राहत दी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस लड़ाई में दिन रात ड्यूटी करने को मजबूर है। तो वैनिटी वैन जिसका इस्तेमाल अब पुलिस वाले कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये वैनिटी वैन में है और पूरी तरह से ये एसी पूरे वैनिटी वैन में लगा हुआ है। आप अंदर देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं जो थक जाते हैं, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, जो मुंबई का टेम्परेचर वो 35-36 डिग्री पहुंच जाता है। उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी थक जाते हैं, बाकायदा यहाँ पे इस वैनिटी वैन के अंदर आते हैं, फ्रेश होते हैं। जिसको थोड़ा आराम करना होता है वो आराम भी करते हैं और आराम करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये था मेल ऑफिसर्स का, ये जो मेल पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके लिए अलग कमरा बनाए गए हैं। वहीं अगर मैं अपने कैमरामैन विक्रम सावंत से बोलूं, अगर हम दूसरे कमरे के ऊपर जाने की कोशिश करें तो ये फीमेल जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके लिए कमरा बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर भी अगर मैं कैमरामैन से अंदर आके दिखाने की कोशिश करूँगा, बाकायदा देखिए यहाँ पर पूरी तरह से एसी लगे हुए हैं, बैठने और सोने की पूरी व्यवस्था है। जो फीमेल कांस्टेबल है जो कड़ी धूप में ड्यूटी करती हैं, वो यहाँ पर आके आराम कर सकती हैं, फ्रेश हो सकती हैं और जो खाने, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खाना या पानी दिया जाता है उसको आराम से यहाँ पर बैठकर ले सकती हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बालोद में सड़कों का सैनिटाइजेशन करना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़कों को सैनिटाइज करने से पहले उन पर जमी मिट्टी को मशीन के जरिए हवा के तेज दबाव से हटाया जा रहा है, जिससे धूल उड़ रही है। लोगों को डर है कि धूल उड़ने की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं सड़कों से गुजरने वालों को भी धूल से काफी परेशानी हो रही है। बालोद में सैनिटाइजेशन से पहले सफाई की गई और धूल से लोगों को खासी मुश्किल हो रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए 50 से ज्यादा लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। हुगली की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ रहे लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पहले तो लोगों ने पुलिस का विरोध किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर लोग एक एक करके मस्जिद से बाहर निकले। तो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हुगली की आप देख रहे हैं। मस्जिद के भीतर लोग मौजूद और लॉकडाउन के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन।
जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और देखिए उसके बाद किस तरह से इस मस्जिद के भीतर से लोगों को खाली कराया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीरें। झारखंड के पलामू में किसान लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशान था। ऐसे में उसकी फसल में आग लगने से उसकी परेशानी और बढ़ गई है। खेत में कटाई के बाद रखी अरहर की फसल में लगी आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप देख सकते हैं किस तरह से फसल धू-धू करके चलती हुई। अंधेरे की वजह से आग पर काबू पाने में काफी देर लगी, जिससे किसान का काफी नुकसान हो गया। हवैया न तुम्हारे तो ठीक है। बाबू लंगिया कट जाता तो बरिया ना चलतो रे। कोरोना के नाम पर मैसेज और मेल के जरिए जागरूकता फैलाने और उससे जुड़ी ताजा जानकारी देने के नाम पर जासूसी करने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक ऑपरेशन इंफॉर्मेशन के नाम पर संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की साजिश को पाकिस्तान अंजाम देने की फिराक में है। इस सिलसिले में नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने सुरक्षा एजेंसियों और पैरामिलिट्री को अलर्ट किया है। हालांकि एनसीएससी ने यह साफ नहीं किया है कि इस ऑपरेशन में लगे ग्रुप्स का ताल्लुक किन देशों से है, लेकिन माना जा रहा है कि साजिश में एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स के शामिल होने का अंदेशा है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों में सेंध लगाने की फिराक में है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, किस तरह से इस खबर को देखा जाए? कोरोना की आड़ में भी पाकिस्तान अपनी साजिश से बाज नहीं आ रहा है और अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। देखिए नेहा, बिल्कुल सही कहा। ये पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन कहा जा सकता है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और पाकिस्तान खुद भी जो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करने से वो बाज नहीं आ रहा है। अब वो उसने साइबर अटैक्स के जरिए और जो साइबर हमला जिसे कहते हैं, उसके जरिए जो उसका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप है, उसके जरिए भारत पर जो है हमला कराने की उसने साइबर अटैक कराने की, साइबर हमला कराने की साजिश रची है, और ताकि सेना जैसे जो डिफेंस इंफॉर्मेशन वगैरह हैं उन सबको जो एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान का ये मानसिक दिवालियापन ही शो करता है। नीतीश हमें जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का, इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक बहुत जल्द दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। सत्येंद्र जैन ने बताया कि केंद्र से 42,000 रैपिड टेस्ट किट दिल्ली को मिल चुकी हैं। दिल्ली में आज कुल मिलाकर 1767 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 67 केस जो हैं कल नए आए थे, और कुल मिलाकर दिल्ली में अभी तक 42 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं, उसमें से 911 पेशेंट जो हैं बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं। आउट ऑफ दिस 27 लोग आईसीयू में और 6 लोग वेंटिलेटर के ऊपर। किट हमारे को 42,000 किट मिल गई हैं। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर रैपिड में, कैसे टेस्ट? कंटेनमेंट जोन, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, सबसे पहले इनको टेस्ट सर शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक ना खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस से मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है। दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना। ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है,
तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिरी से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज़्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज़्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इंदौर में सर्वे कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ एक बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। पलासिया थाने के विनोबा नगर में सर्वे टीम पर नशे की हालत में एक बदमाश चाकू लेकर आया और हमला करने लगा, जिससे एक स्वास्थ्यकर्मी के सिर और हाथ पर चोट आई है। बीच बचाव करने आए एक पड़ोसी को भी चाकू लग गया। जिस सर्वे टीम पर बदमाश ने चाकू से हमला किया, उस सर्वे टीम में डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। हमलावर की पहचान हो चुकी है, उसका नाम पारस बताया जा रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, इस शख्स के बारे में और क्या पता चल रहा है जिसने इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया? ये शराब बेचने का काम करता था। अभी पुलिस से जो हमारी बात हुई तो पुलिस ने इस बात को साफ किया कि वहां पर जो इलाके में ये अवैध रूप से शराब बेच रहा था जो लॉकडाउन के दौरान, और उसकी वजह से दो पड़ोसी जो थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे और उन्होंने इलाके में रात में, खासतौर पर ये काम रात में होता था तो लाइट, बड़ी बड़ी लाइट लगा दी थी, जिसका ये जो गुंडा है उसको जो बहुत ही इस बात को लेकर काफी नाराज था और उसने इन दोनों के ऊपर पहले सुबह झगड़ा हुआ, इन दोनों पड़ोसियों से उसकी लड़ाई हुई और उसी वक्त वहां पर स्वास्थ्य विभाग की जो कोरोना का जिस तरह से एक हॉट स्पॉट इंदौर बना हुआ है तो कोरोना की जो टीम है, हेल्थ विभाग की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची और उस समय गुंडे को ऐसा लगा कि जो हेल्थ विभाग की टीम है वो शायद उसका भी विजुअल बना रही है, वीडियो बना रही है अपने मोबाइल से, और इस बात को लेकर वो हेल्थ विभाग की टीम से भी उसकी कहासुनी हुई और उसके बाद बदतमीजी की। और आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस तरह से एक शिष्य जो टीचर है, जो कि उस हेल्थ सर्वे टीम में मेंबर थी, सदस्य थी, उसके साथ भी बदतमीजी की गई। जी मनोज, इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? क्या ये जो शख्स है ये पुलिस के शिकंजे में आ गया है? जाहिर तौर पर, क्योंकि पुलिस के सामने ये तो तय रूप से पता है कि ये एक शातिर बदमाश है जो कि वहां पर शराब बेचने का काम करता था और दो पड़ोसी जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया था, उनसे झगड़ा हुआ और जिस तरह से पूरी हेल्थ विभाग की टीम भी उसके बाद उनके साथ बदतमीजी की तो उसकी पहचान हो चुकी है और पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जी मनोज, ये भी बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम वहां पहुंची थी उनमें कौन कौन सदस्य थे जिनके ऊपर शख्स ने नशे की हालत में हमला किया? शख्स जो है उस समय टीम में तो जो कोरोना के बाद जैसा कि इंदौर में तय हुआ है, कलेक्टर ने न्यूज़ 18 इंडिया से कल कहा भी था कि पूरे शहर में स्क्रीनिंग करा रहे हैं। तो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो उसके पहले एक सर्वे टीम पहुंचती है। तो वो सर्वे टीम, एक पॉश इलाका है पलासिया, इंदौर का पॉश इलाका है। पलासिया इलाके में विनोबा नगर है, उस विनोबा नगर में ये लोग थे जब हेल्थ विभाग की टीम पहुंची थी, जिसमें डॉक्टर थे, टीचर थे और जो पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा आशा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे और ये टीचर भी उस सर्वे टीम का हिस्सा थे। तो जिस वक्त इन पड़ोसियों के बीच में और ये शराब बेचने वाले शख्स के बीच में विवाद हो रहा था, उसी वक्त ये टीम वहां पहुंची और उसके बाद इस टीम के साथ भी बदसलूकी हुई। तो मनोज हमें जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर इंदौर में हमला हुआ और जिस शख्स ने हमला किया उसकी पहचान हो गई है। बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्री समूह की बैठक हुई। इस बैठक में 20 अप्रैल के बाद गैर हॉटस्पॉट इलाकों में शुरू की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। मंत्री समूह ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील की है। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक में कोरोना के खिलाफ रिटायर्ड डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के सहयोग के सुझाव पर भी चर्चा हुई। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता संदीप बुल जुड़ गए हैं। संदीप, क्या ये बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक से क्या निकल कर आया? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। ये भारत सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर
जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो गठन किया गया था उसकी ये 5वीं बैठक थी और लगातार जो है इसको ये लगातार जितनी बैठकें हुई हैं उनमें जो है हर उस मसले पर जो है चर्चा हुई। अगर इस मसले की बात करें, इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सीधे तौर पर 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन और 20 अप्रैल से कुछ ऐसे नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में जो गतिविधियों को चलाने की जो छूट दी जा रही है उसकी सराहना की गई है। साथ ही जो जितने भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें ना शामिल होने की अपील की गई है। साथ ही कोरोना के खिलाफ जो रिटायर्ड डॉक्टर, मेडिकल छात्र जो वो अगर सहयोग के कोई सुझाव देते हैं तो उन सुझावों को भी बेहतर तरीके से सुना जाए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील की है कि जो जरूरतमंद लोग हैं इस वक्त जिनके पास खाना नहीं है या मास्क नहीं है, तो जो अपील भारत सरकार की तरफ से खासतौर पर प्रधानमंत्री ने की थी उसको भी जो है बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट। संदीप, आप बता रहे हैं किस तरह से 20 अप्रैल के बाद नॉन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर आज मंत्री समूह की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। अगली खबर वाराणसी से। वाराणसी में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है और इस काम के लिए दिल्ली से एक ड्रोन मंगवाया गया है जो 10 लीटर सैनिटाइजर से करीब 20 किलोमीटर इलाके को सैनिटाइज कर रहा है। ड्रोन से सैनिटाइजेशन इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि हर तंगली और छतों तक सैनिटाइजर पहुंच सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाकों को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें और इसमें मदद ली जा रही है ड्रोन की। गुजरात के सूरत में सड़क पर कुछ नोट मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। एक महिला ने सड़क पर पड़े हुए नोट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास एक घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया। वहीं पास ही मौजूद सब्जी वालों की सब्जी को फेंकवा दिया गया। पुलिस ने सड़क पर पड़े 500, 200 और 100 के नोट जब्त कर लिए। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोगों को भीड़ से बचाने के लिए जयपुर के एक IT एक्सपर्ट ने ऐसा ऐप बनाने का दावा किया है जिसके जरिए लोग भीड़भाड़ से बच सकेंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए जयपुर के मनमोहन सिंह यादव नाम के IT एक्सपर्ट ने एक ऐप बनाया और दावा किया कि इसकी मदद से लोग घर बैठे ही हर तरह के जरूरी काम के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। हर जगह यही सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें विदाउट क्राउड इकट्ठे हुए अब ये मेरा नंबर जब आएगा मैं उसी नंबर पे जाके एंट्री करूं। वहीं इस ऐप में कोरोना के लक्षण बताने का विकल्प भी है, जिससे संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। मनमोहन सिंह ने अपने इस ऐप को जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ को नियंत्रित करने में कारगर बताया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अस्पताल में कोरोना के एक संदिग्ध की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे पिछले 7 दिनों से अस्पताल में क्वारंटीन में रखा गया था और उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध के परिवार में पिछले महीने कुछ लोग दिल्ली से आए थे, जिसके बाद परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे में पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में पुणे में पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को अपने स्टाइल में कसरत करवा दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पुलिस उन सभी को लॉकडाउन के दौरान सरकार की अपील का पालन करने को कह रही थी, लेकिन उनसे भी पुलिस ने अपने ही अंदाज में लोगों से कहा ताकि लोगों को लॉकडाउन की अहमियत और कोरोना वायरस के फैलते असर के बारे में समझाया जा सके। पुलिस ने लोगों से कहा कि तुम लोगों को कसरत ही करनी है तो चलो, हम तुम्हें कसरत करवाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। पुलिस ने सभी को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया, कदमताल करवाई और फिर उठक बैठक भी करवाई। पुणे की ये तस्वीरें। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भिवंडी में लोग लॉकडाउन की परवाह किए बिना मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोगों को बिना मास्क के बेवजह बाहर घूमता देख पुलिस ने उन्हें रोका और फिर जमकर उनसे उठक बैठक करवाई। पुलिस ने घूम रहे लोगों को सरकार की उस अपील के बारे में भी समझाया कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस को सख्ती करना भी मजबूरी है। लखनऊ में कम्युनिटी किचन में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जहां कुछ लोगों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई। गोमती नगर में मौजूद इस कम्युनिटी किचन के कंट्रोल रूम में 2 लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आए, जिनमें एक उन लोगों की फोन कॉल उठाता दिखा जिन्हें खाने की जरूरत है। हर जरूरतमंद से जुड़ी सभी जानकारियों का इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी रखा गया ताकि उस तक खाना पहुंचाया जा सके। जिस रूट पे गाड़ी होती है उस रूट पे कंप्लेन का नंबर नोट करा के उस पार्टी का नाम बता के उसको खाना उपलब्ध कराने की हमारी 100% कोशिश पूरी। इस कम्युनिटी किचन में कुछ लोग खाना बनाते भी दिखे तो कुछ उस खाने को पैक करते नजर आए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर अपने काम में जुटे दिखाई दिए। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये लोग मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूले। यहाँ पूरी सब्जी बन जाती है, फिर छोला चावल बन जाता है, उसके बाद तहरी भी बनवा देते हैं हम लोग। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आइसोलेशन में रखे गए बच्चों के लिए अस्पताल की तरफ से खास पहल की गई है। अस्पताल के वार्ड में सारा दिन बोर हो रहे बच्चों के लिए पेंटिंग करने के लिए किट दी गई है। बच्चों के लिए इस पहल में एक एनजीओ ने अस्पताल की मदद की, जिसके बाद बच्चे इस किट के जरिए पेंटिंग करते अपने समय का सही इस्तेमाल करते नजर आए और उनकी बोरियत भी मिट रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके साथ ही वहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। खरगोन में कोरोना से 3 बुजुर्गों की मौत भी हो चुकी है। खरगोन में कोरोना के 3 मरीज इंदौर से स्वस्थ होकर लौटे भी हैं। खरगोन के काजीपुरा में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें एक की उम्र 75 साल है। खरगोन के सहकार नगर और बोहरा बाखल इलाके में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में लॉकडाउन की वजह से परेशान किसानों की मदद के लिए सीआरपीएफ आगे आई। सीआरपीएफ ने गांव-गांव जाकर किसानों से सब्जी, दूध, फल और अनाज खरीदने का फैसला किया है, जिससे किसानों की मुश्किल आसान हो गई और वो उत्साह के साथ सीआरपीएफ के जवानों को अपनी फसल बेचने की तैयारी करते नजर आए। सीआरपीएफ आदमी इधर आने का परचेज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। इन किसानों की फसल तो तैयार थी, फल और सब्जी से भी खेत भरे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में सीआरपीएफ की पहल ने कई गांवों के किसानों की आमदनी का रास्ता खोल दिया। उत्पादों के खरीद की इस प्रक्रिया को अब सीआरपीएफ उस इलाके के अन्य किसानों के साथ भी शुरू कर रही है, जिससे उनका माल उचित खरीदारों तक पहुंच सके और उन्हें मिल सके इस लॉकडाउन के दौरान जीविका का जरिया। यही नहीं, किसानों से सामान खरीदने से लेकर उसका इस्तेमाल करने तक कोरोना वायरस से बचने के लिए बने हर नियम का ख्याल रखा जाता है। और सीआरपीएफ की गाड़ियां रोजाना बेंगलुरु के कई गांवों के चक्कर लगाती हैं। इस नए सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रखने की भी कोशिश की जाती है और किसानों से सब्जी, दूध, फल और अनाज बाजार के दाम पर खरीदे जाते हैं, जिसके बाद पैसे सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सीआरपीएफ किसानों से जो सामान खरीदती है उसका 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। कुछ सामान सीआरपीएफ के जवानों का खाना बनाने वाली मेस में दिया जाता है, जबकि कुछ सामान लोगों को बाजार के दाम पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा किसानों से खरीदा गया सामान जरूरतमंद लोगों में भी बांटा जाता है। दावा है कि सीआरपीएफ इन चीजों से रोजाना करीब 500 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है निमृत कौर आलूवालिया। जो टाइम है जो हम सबको मिला है अपने परिवार के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है। इसमें पॉजिटिव रहकर, कंस्ट्रक्टिवली रहकर हम एक एक दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। मोर देन दैट, मैं बस यही बताना चाहूंगी कि प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आई थिंक ये सबसे इजी तरीका है बहुत सारी जानों को बचाने का और इस पेंडेमिक को, इस कोविड-19 को जो वर्ल्ड वाइड जिसने इतना आतंक मचा दिया है, इसको लड़ने का। यू कैन एक्चुअली बी अ सोल्जर एट होम। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये वक्त हमें फिर से अपने परिवार के साथ नहीं मिलेगा। सो न्यूज 18 के साथ मस्त रहिए, मलंग रहिए अपने परिवार के साथ।
और अब बात महामारी के बीच महायुद्ध के आहट की। जहां पूरी दुनिया कोरोना से करा रही है, वहीं कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तलवार खिंच गई है। दोनों ने ही शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अमेरिका अपनी वायुसेना की ताकत दिखाकर चीन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, तो चीन गुपचुप ढंग से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिका कोरोना को लेकर चीन पर इल्जाम लगा रहा है, तो चीन अमेरिका के सभी इल्जामों को खारिज कर रहा है। तकरार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि कोरोना के कहर के बीच इन दो महाशक्तियों का भी आमना सामना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का कोई भी मुल्क इससे अछूता नहीं रह पाएगा। Coronavirus came from China. It started in China. Chinese virus. महामारी में होगा दो ताकतवर मुल्कों के बीच महायुद्ध। चीन पर बौखलाए अमेरिका ने किया युद्ध का शंखनाद। कोरोना के बीच दुनिया पर मंडराता जंग का खतरा। चौबीस घंटे में करीब 4,500 लोगों की मौत से अमेरिका हिल गया है। कोरोना के कहर से सुपर पावर की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका कोरोना के कदम रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन है जो महामारी के बीच अपनी जमीन की भूख मिटाने की कवायद कर रहा है। चीन कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना परचम लहराने की साजिश रच रहा है। चीन कोरोना से जूझते अमेरिका को चुनौती देने के मंसूबों पर काम कर रहा है और चीन की इन्हीं चालों ने अमेरिका को इस कदर नाराज कर दिया है कि वो अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें इसकी बानगी हैं। जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें। तस्वीरों में दिख रहा ये B-52 बॉम्बर है। आसमान का ऐसा योद्धा जिसकी धमक से दुश्मन की रूह कांप जाती है। अमेरिका का ये वायु वीर दुनिया भर में अपनी मारक क्षमता के लिए मशहूर है, लेकिन फिलहाल B-52 बॉम्बर एक कतार में खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी मिशन पर निकलने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये B-52 बॉम्बर का एलिफेंट वॉक ड्रिल है। आपको बता दें, दरअसल एलिफेंट वॉक अमेरिकी वायुसेना से जुड़ा है। एलिफेंट वॉक में एक साथ कई युद्धक विमानों को खड़ा किया जाता है। एलिफेंट वॉक तभी किया जाता है जब युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। एलिफेंट वॉक के बाद ज्यादातर विमान उड़ान भरते हैं। एलिफेंट वॉक के जरिए अमेरिका अपने दुश्मन को एक तरह से चेतावनी देने का काम भी करता है। एलिफेंट वॉक एक्सरसाइज, इसका नाम जो है ये हाथी चाल जिसको कहते हैं, ये हिंदी ट्रांसलेशन है हाथी चाल। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये नाम चलता आ रहा है। उस समय पर जब लड़ाई के लिए जाते थे जहाज, और बहुत सारे जहाज एक ही समय पर एयरफील्ड से टेक ऑफ करते थे। दरअसल अमेरिका ने चीन की चालबाजियों को देखते हुए अपने लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। अमेरिका ने अपने खतरनाक B-52 बॉम्बर का एलिफेंट वॉक ड्रिल कर चीन को चेतावनी दे दी है कि अगर अब वो कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो नतीजे गंभीर होंगे। मतलब ये कि चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ B-52 बम वर्षक विमानों की तैनाती की थी। अमेरिका ने इन विमानों को उत्तर कोरिया से बेहद तनाव के दौर में कोरियाई प्रायद्वीप के नजदीक तैनात किया था। ये विमान अक्सर कोरियाई प्रायद्वीप में उड़ान भरकर उत्तर कोरियाई सेना में डर पैदा करने का काम करते थे और अब इन्हीं विमानों के जरिए अमेरिका चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने गुआम में अपने B-52 विमानों और ड्रोन के साथ एलिफेंट वॉक किया। चीन से करीब 2900 किलोमीटर दूर अमेरिका के एंडरसन हवाई अड्डे पर यह एलिफेंट वॉक हुआ। इसमें अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल हुए। चीन के ताइवान के करीब विमान वाहक युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजने के बाद अमेरिका ने ये एलिफेंट वॉक किया। ये जो अभी एक्सरसाइज की है, ये मेरे अपने विचार से अमेरिका ने नॉर्मल अपनी जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है
उस कारण की है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हो सकता है कि एक तरफ से ये एक चेतावनी भी दी है, और ये चेतावनी मुझे लगता है चीन को दी है कि देखिए, बेशक हम इस समय पर कोविड-19 के लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जो पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। दुनिया का हर देश किसी भी कीमत पर सिर्फ कोरोना से निजात पाने के लिए जूझ रहा है। अमेरिका और यूरोप तबाह हो रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका को लगता है कि उनकी इस दुर्गति के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है। वो चीन को लगातार धमकियां दे रहे हैं। चीन भी इन धमकियों को गंभीरता से ले रहा है और अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में ये तनाव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। इसकी आशंका अब गहराती जा रही है। अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। दोनों देश आर पार की लड़ाई लड़ सकते हैं। कोरोना के संकट के बीच दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और चीन में तनातनी इतनी क्यों बढ़ गई? क्या ये ट्रेड वॉर का नतीजा है? क्या ये कोरोना के बढ़ते दायरे का नतीजा है? या फिर दो देशों के बीच सुपर पावर बनने की चाहत ने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं? कोरोना वायरस ने दुनिया भर में पैर पसारे तो अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया। अमेरिका ने चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की साठगांठ पर सवाल उठाए। अमेरिका ने चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से मंदी आई तो चीन ने अमेरिका की कई कंपनियों के शेयर खरीद लिए। फिर खबर आई कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के जहाज को डुबो दिया, जबकि इसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ने चोरी छिपे परमाणु परीक्षण किया है। दोनों देशों के बीच तनाव की कई वजहें हैं और इन तमाम वजहों के पीछे एक वजह ट्रेड वॉर भी है, जिसने दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन चिंता का सबब ये है कि अब अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के सब्र का बांध टूट गया है और वो चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना काल में भी दुनिया के दो ताकतवर मुल्क क्यों और कैसे जंग की मुनादी कर रहे हैं। सबको पता है कि कच्चे तेल के खेल में जीतने के लिए अमेरिका जंग से भी परहेज नहीं करता। इसी बीच खबर आई कि चीन ने पिछले एक महीने में अपने ऑयल रिजर्व में भारी इजाफा किया है। चीन ने जैसे ही देखा कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है, वो तेल का विशाल भंडार बनाने में जुट गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साल 2020 के आखिर तक अपने इमरजेंसी भंडार में 8.5 करोड़ टन तेल रखने का लक्ष्य रखा है। ये अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखे जाने वाले तेल से भी ज्यादा है। अगर चीन अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल बैकअप तैयार करने वाला मुल्क बन जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मार्च में चीन का कच्चे तेल का आयात करीब 12% बढ़कर 43.91 मिलियन टन पहुंच गया है। चाइना इस कोरोना महामारी के समय में भी लगातार अपने अवसरवाद और विस्तारवाद पे काम कर रहा है। चाइना अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे समय में कि जब ऑयल प्राइसेस बहुत लो हैं। और चाइना की जो कोरोना की महामारी को लेकर के भी चाइना के ऊपर तमाम शंका के बादल गहराते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चाइना अपने आप को एक किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार कर रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की मछली पकड़ने वाली एक नाव को टक्कर मारी और उसे डुबो दिया। इसके अलावा चीन ने वियतनाम के 2 नावों को भी पकड़ लिया। लंबे समय से चीन दक्षिण चीन सागर में इसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। वो इस इलाके के छोटे और कमजोर देशों को डरा रहा है, धमका रहा है, जिसकी अमेरिका हमेशा से मुखालफत करता रहा है।
फिलीपींस के कब्जे वाले पगासा द्वीप के पास कम से कम 130 चीनी जहाजों को देखा गया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने मानव निर्मित द्वीपों पर 2 नए रिसर्च स्टेशन शुरू किए हैं। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर को खनिज संपदा के लिए काफी समृद्ध माना जाता रहा है। ये जल क्षेत्र वैश्विक कारोबार के लिहाज से भी काफी अहम है। लिहाजा अब कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन को लग रहा है कि उसका विरोध करने वाला अमेरिका कोरोना में उलझा हुआ है और ये समय उसकी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल मुफीद है। साउथ चाइना सी में पार्सल आइसलैंड के पास चाइना ने वियतनाम की एक बोट को डुबो दिया और उसके कुछ फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह की जो हरास करने वाली जो एक्टिविटी है वो चाइना लगातार साउथ चाइना सी में करता रहा है। साउथ चाइना सी को चाइना अपने टेरिटरी का पार्ट मानता है और ये एक इल्लीगल ऑक्यूपेशन चाइना के द्वारा है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिन्होंने अमेरिका और चीन को आमने सामने ला दिया है। मसलन कोरोना से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर चीन पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर कब्जा कर रहा है। कोरोना वायरस के बहाने चीन अरबों के मेडिकल इक्विपमेंट और टेस्टिंग किट बेचकर पैसे कमा रहा है। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन की महत्वाकांक्षी सरकार इस समय नंबर 1 होना चाहती है, जो उसका पुराना सपना है। नतीजा, कोरोना के संकट के बीच अमेरिका और चीन जंग की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की एक और अहम वजह भी है, वो है परमाणु परीक्षण। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने चोरी छिपे कम तीव्रता वाला परमाणु परीक्षण किया। हालांकि चीन अमेरिका के आरोपों से इनकार कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह दोनों महाशक्तियों के बीच तेजी से जंग की जमीन तैयार हो रही है। कोरोना काल में अमेरिका वर्सेस चीन। न्यूक्लियर टेस्ट पर अमेरिका को चीन का जवाब। दो बड़े मुल्कों के बीच महायुद्ध की आहट ने पूरी दुनिया को सत्ते मिला दिया है। महज कुछ घंटों पहले ही अमेरिका ने चीन पर गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण के आरोप लगाए थे, लेकिन अमेरिका के इस आरोप के कुछ घंटों बाद ही बीजिंग से ये बयान सामने आ गया, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, 中国是首批签署全面禁止核试验条约的国家之一。中国一贯支持条约的宗旨和目标，始终恪守暂停核试验的承诺。 झाओ लिजियान यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका पर सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि विश्व बिरादरी को बरगलाने के लिए अमेरिका ने ये बयान दिया है, उसे इस बयान पर अपना रुख बदलना चाहिए। 中国绝不接受并强烈反对美方的指责。反观美方，近年来，美方在核态势审议报告中明确表示不会推动批准条约，甚至声称如确有必要将恢复地下核试验。国际社会应该高度警惕美方这种危险动向，敦促美方。 दरअसल इस महामारी के बीच अमेरिका और चीन में शुरू हुई ये तकरार एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। अभी तक अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस फैलाने के गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन ताज़ा आरोपों में अमेरिका ने कहा है कि चीन इस वैश्विक महामारी की आड़ में दुनिया भर के मुल्कों की आंख में धूल झोंककर कम क्षमता के परमाणु विस्फोट कर रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन पर आरोप लगाते हुए इसी लोपनूर जगह का जिक्र किया है, जहां पहले भी चीन अपने परमाणु परीक्षणों को अंजाम दे चुका है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो चीन पिछले 1 साल से लोपनूर टेस्ट साइट पर परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था।
चीन एक्सप्लोसिव कंटेनमेंट चैम्बर्स और लोकनूर में बड़े स्तर पर खुदाई कर रहा था। जिन कम तीव्रता वाले परमाणु बमों के परीक्षण का शक अमेरिका ने जताया है, उन पर चीन और पाकिस्तान साथ में काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह के परमाणु बम से किसी छोटे इलाके को निशाना बनाना आसान होता है। इतना ही नहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीन परमाणु परीक्षण के लिए बनाई गई जीरो यील्ड संधि का उल्लंघन कर सकता है। इसके पीछे 2019 में लोपनूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर चीन की सक्रियता एक बड़ा कारण है। दरअसल जीरो यील्ड ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें कोई एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होता, जैसा न्यूक्लियर धमाकों के दौरान होता है। यही वजह है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा है। क्योंकि चीन ने इसको रेटिफाई नहीं किया है टेस्ट बैन ट्रीटी को, अमेरिका या कोई भी इंटरनेशनल बॉडी जो है वहाँ पर जाके इसका कंफर्मेशन नहीं कर सकती है। अमेरिका ने जो आरोप लगाया है चीन के ऊपर कि उन्होंने टेस्ट किया है, ये भी एक विषय चिंता का विषय बन गया है और दोनों देशों के बीच में एक तनाव का विषय ये भी बन जाता है। कोरोना वायरस की वजह से चीन दुनिया के निशाने पर पहले से ही आ चुका है। यही वजह है कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जैसे ही उस पर आरोप लगे, वैसे ही चीन को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से चीन ने दुनिया से तमाम जानकारियों को छिपाया है, वो अपने आप में चीन की मंशा पर सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल ये है कि क्या चीन वाकई में महामारी की आड़ में दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकना चाहता है?